Hello, my ICSE warriors. Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma. So, if you are new to the channel, welcome. In today's session, we are working on mole concept exercise 5A. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. जो भी आपने दोनों लॉज पढ़े हैं, इतने इंपॉर्टेंट लॉज हैं, उनके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरी एक्सरसाइज ही आपके सिलेबस में है. कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहा आपके सिलेबस में. सो मेक श्योर कि कंफ्यूजन के चक्कर में कोई क्वेश्चन मत छोड़ना. ठीक है. सो इफ यू स्टिल हैव कंफ्यूजन अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन या क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, so make sure that you check out the other videos in the playlist. But if you are confident with your concepts and you want to practice more questions, then welcome in today's session. आज के सेशन में हम सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो you can feel free to reach out to me. और reach out कैसे करोगे? You can write me an email at psclassesicsc@gmail.com. You can also comment in the comment box below. You can send me a text on Telegram. So you have ample ways to reach out to me. It's up to you which one you choose. So without wasting any more time for today, let's get started with today's session. Alright students, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, न्यूमेरिकल से. जो उससे पहले 3-4 क्वेश्चन हैं जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो मैं सेशन के एंड में कवर करूंगी क्योंकि इट्स जस्ट बेसिक. बट फिर भी आई विल टेल यू द आंसर्स जैसे एग्जाम में लिखने हैं, इसीलिए सेशन के लास्ट में. अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल से. तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं. पहला न्यूमेरिकल कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. हमें भाई ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है. At STP required to complete a combustion of 100 liters of carbon monoxide for the complete combustion at the same temperature and pressure. तो सबसे पहले आप हमेशा क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी इक्वेशन देखेंगे. आप ये फिगर आउट करेंगे कि वो बैलेंस्ड है या नहीं. आपने वो चेक कर लिया कि बैलेंस्ड है. उसके बाद आप उनकी वॉल्यूम्स लिखेंगे. यहाँ आ गया 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम. उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है उसके नीचे 2 बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. उसके बाद जो दिया है वो भी लिख देंगे. इतना हो गया. इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे कि अगर 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. और अगर यहाँ 100 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 1/2 टाइम्स 100 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. क्या आंसर आ गया? 50. तो 50 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड या रिक्वायर्ड. ठीक है. अब इसे, और लास्ट में मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि लास्ट में आप आंसर लिख के, आंसर और जो कुछ भी पूछा गया है आप यहाँ लिख दीजिए. तो यहाँ आ गया 50 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन. ये लिखना क्यों जरूरी है मैम? ये इसलिए जरूरी है मेरे बच्चे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं. आपसे ऑक्सीजन पूछेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पूछेंगे, किसमें कितना रिमेनिंग है, किसमें कितना एक्सेस है, जो कुछ भी है. इसी वजह से, ताकि कोई पार्ट आपका बेचारों बच्चों का मिस ना हो जाए, इसी वजह से लास्ट में आंसर करके जो जो पूछा गया है सब कुछ एक एक लाइन में लिख दो. किसी और के लिए नहीं, अपनी तसल्ली के लिए कि आपने क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आंसर कर दिए हैं. ठीक है, समझ आया? अब देखते हैं कि एग्जाम में लिखोगे कैसे इस आंसर को. इतने तरीके से सुंदरता से लिखोगे. सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन के नीचे वॉल्यूम्स लिख दी. इसके नीचे आप लिख सकते हो यहाँ 100 लीटर्स लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया. फिर ये स्टेटमेंट्स आ गई. स्टेटमेंट्स प्रॉपर तरीके से लिखनी है, ऐसे डबल एरोज या फिर ऐसे रैंडम शॉर्टकट्स में नहीं करना है. उसके बाद आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे आंसर, और आंसर में लिखेंगे 50 ml ऑफ ऑक्सीजन. आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़े. सेकेंड पार्ट करते हैं इसका. सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं जरा अपनी इक्वेशन लिख लूं. तो इक्वेशन में लिखूंगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2. अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी. 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ तो दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब और ये दे रखा है 150 सेंटीमीटर क्यूब.
आर इग्नाइटेड एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो आपको ऑक्सीजन ही कैलकुलेट करनी है। अब वॉल्यूम्स लिख दीजिए, 1 वॉल्यूम और वाटर है नील। स्टूडेंट्स वाटर आप तब तक गैस कंसिडर नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन में या इक्वेशन में उसके आगे जी नहीं लिखा या फिर स्टीम लिखा है। अगर क्वेश्चन में आपकी वाटर को स्टीम कंसिडर किया गया है और बोला गया है कि स्टीम बन रही है तो आप वाटर की वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आप वाटर की वॉल्यूम को नील कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो ये पूछना है कि अगर आपका हाइड्रोजन 200 सेंटीमीटर क्यूब कंज्यूम हो रहा है तो ऑक्सीजन कितना बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन पर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को अपने तरीके से जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अगर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर करता है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा, 1/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और आपको दिया कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, तो 1/2 टाइम्स 200 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आ गया आपका 100। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ठीक है, इतना कंज्यूम हो गया है और आपको ऑक्सीजन दिया कितना है, 150 दिया है। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन लिख दीजिए, रिमेनिंग ऑक्सीजन हो गई आपकी 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्या सुंदर तरीके से आप इसी आंसर को लिखोगे। तो आप इस तरीके से लिखोगे, आप पूरे स्टेटमेंट्स पूरे लिखेंगे, इक्वेशन लिखा, उसके नीचे वॉल्यूम्स लिखी, फिर आप लिखेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1/2 टाइम्स 200, मतलब 100 आ गया आंसर। हेंस अनरिएक्टेड ऑक्सीजन हो गई आपकी 50 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, 24 cc marsh gas CH4 was mixed with 106 cc oxygen and then exploded. Cooling the volume of the mix On cooling, the volume of the mixture became 82 cc, of which 58 cc was unchanged oxygen. Which law does this experiment support? Explain with calculations. तो आपको भाई इसमें आपका लॉ भी बताना है और उसके बाद आपको कैलकुलेशन से एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट से, एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स गेल-यूसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स since the unchanged or remaining oxygen is 58 cc, so used oxygen कितनी हो गई, 106 में से आपने 58 माइनस किया तो 48 cc ऑक्सीजन बच गई आपके पास। यही तो कह रहे हैं वो क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि पूरे रिएक्शन के बाद 58 cc आपकी अनचेंज्ड ऑक्सीजन है, मतलब आपके पास जो ऑक्सीजन बची है वो 58 cc बची है। और उन्होंने आपको ऑक्सीजन दी कितनी थी कैलकुलेशन के लिए, 106 दी थी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो आपकी रिएक्ट हुई है ऑक्सीजन वो आ जाएगी। ठीक है, तो रिएक्ट कितनी हुई है हमारी, 48 cc रिएक्ट हुई है। तो अब हम यहाँ रिएक्शन देख लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गेल-यूसिक्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टिंग शुड बी इन अ सिंपल रेशियो। अब देख लें तो आपके पास CH4, उसे हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, आपके बना पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम्स दे रखे हैं, आपके पास 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, ये आपके रेशियोज वाली आ गई। अब ये आपको दे रखी है 24 cc, 48 cc आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो मिथेन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया, 1:2 का रेशियो आ गया समझ। अब इसमें देखें और क्या पूछा गया हमसे, which 58 cc is unchanged, explain which law does this experiment support, explain with calculation। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक आपसे पूछा ही नहीं है, आपको बस एक्सप्लेन करना है कि इस एक्सपेरिमेंट में आपका लॉ एप्लीकेबल कैसे है, बस दैट्स इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, पहले तो यही क्वेश्चन मार्क लगा दूं मैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटाइलिन। यहाँ है 400 ml ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, आपको ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपने देख लिया इसमें आपसे 2 चीजें पूछी गई हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिया समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, इक्वेशन लिख ली और बैलेंस कर ली। अब इसमें आप उसके नीचे वॉल्यूम्स लिखेंगे, 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम
फॉर वॉल्यूम और ये नील। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट तो मैं तो शॉर्टकट तरीके से ही करूंगी। ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर करता है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन देखूंगी तो 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और अगर 400 होगा तो 5/2 टाइम्स 400, तो कितना हो गया? 1000। ठीक है, 1000 हमारी यूनिट क्या चल रही है? ml ऑफ ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर लीजिए। तो 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूस कितना करता है? 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 वॉल्यूम कितना करेगा? 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और आपके पास कितना दे रखा है? 400। तो 400 टाइम्स आपका 2, विच वुड बी 800 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या मतलब एमएल में लिख लो, एमएल ही आएगा यहाँ। दोनों की आ गई, यही पूछा गया था। अब यहाँ फटाफट देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इक्वेशन लिखी सुंदर तरीके से। इक्वेशन के बाद आप उसके नीचे वॉल्यूम्स लिखेंगे, 2 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम। उसके बाद आप लिखेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर्स 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर्स 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपकी ऑक्सीजन आ गई 100 ml। वही आप सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करेंगे, वो आंसर आ गया आपका 800 ml। अब ऐसे केसेस में आप लास्ट में एक लिख सकते हैं आंसर, और वहां लिख सकते हैं 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, और आपका 800 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 112 centimeter cube of H2S is mixed with 120 centimeter cube of chlorine at STP to produce HCl and sulfur. सल्फर आपका सॉलिड है, देख लीजिए। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड कैलकुलेट। सबसे पहले क्या? वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी कितनी वैल्यू है। तो इक्वेशन देख लेते हैं। H2S प्लस क्लोरीन गिव्स यू 2HCl प्लस सल्फर। सल्फर हो गया सॉलिड, इसकी वॉल्यूम हो गई नील। ठीक है, इक्वेशन लिखने के बाद आप उनकी वॉल्यूम्स लिखेंगे बैलेंस करके। तो 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। अब वापस आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S इज मिक्स्ड विद 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे आपके आ गया 112 और यहाँ आ गया 120। उसके बाद वो कहता है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, वो हमने कर ली। कैलकुलेट क्या करना है? गैसियस प्रोडक्ट, मतलब आपको HCl कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एट STP जब 1 वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl, तो 112 कितना करेगा? 2 into 112। तो HCl कितनी प्रोड्यूस हो गई? 224 सेंटीमीटर क्यूब। अब अब दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या पूछा? ये आपका प्रोडक्ट हो गया कि इतना तो प्रोडक्ट बन रहा है। अब जब रिजल्टिंग मिक्सचर हम बताते हैं ना, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में हम ये भी बताते हैं अगर कोई रिएक्टेंट बच गया तो। ठीक है, अगर कोई रिएक्टेंट कम है, ज्यादा है, अगर कोई रिएक्टेंट बच गया, हम उसको भी रिजल्टिंग मिक्सचर में लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो कि मैंने H2S को यूज करा है HCl कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या आप क्लोरीन यूज कर सकते हो? स्टूडेंट्स, आप क्लोरीन यूज कर सकते हो, पर अगर आपने दोनों की वॉल्यूम्स देखी हैं, तो हमेशा हम कम वॉल्यूम वाले को यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कम वॉल्यूम वाला होता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं, मतलब वो उस रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर वो जल्दी खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से आप हमेशा कम वॉल्यूम वाले को कैलकुलेशन में यूज करोगे। इस केस में H2S कम था क्वांटिटी में, तो हमने उसको यूज किया। अब दूसरे पार्ट में हम H2S को यूज करके ये देखेंगे कि क्लोरीन हमारा यूज कितना होना है, क्लोरीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ H2S रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, मतलब दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर 112 आप H2S यूज करोगे तो 112 ही तो क्लोरीन यूज करोगे। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो क्लोरीन तो 120 दे रखा है, ज्यादा दे रखा है आपको। तो रिमेनिंग क्लोरीन कितना हुआ? 120 माइनस 112, तो आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन जो बच गया। अब जब आप रिजल्टिंग मिक्सचर लिखोगे तो रिजल्टिंग मिक्सचर में आप दोनों चीजें लिखोगे कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है गैसियस मिक्सचर, उसमें भाई इतना तो मेरा HCl है और मेरा जो 8 सेंटीमीटर क्यूब है उतना मेरा क्लोरीन बचा हुआ है, ये मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर है।
आई बात समझ में? तो हमेशा हम क्या करेंगे, जिसकी भी वॉल्यूम कम दी हुई है उसको यूज करेंगे बाकी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो कम वैल्यू वाला होता है उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेती नेम द लिमिटिंग रिएजेंट, तो आप बोलेंगे H2S। जो कम है क्वांटिटी में वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है, जो कम क्वांटिटी वाला होता है वो खत्म ही हो जाता है, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाती। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो सेशन आगे बढ़ाते हैं। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आई हैड अ कपल ऑफ अटेम्प्ट्स on this recording. So what is happening that if we are recording the complete solution, so the entire exercise is taking up to 1.5 hours, and it's too much, and I do not want to break down this exercise into two parts. So what we're going to do is we're going to go and do the solution, discuss the solutions. I have the solutions with it. So we'll be discussing the solutions, and if you face any doubts, अगर किसी particular question में आपको नहीं समझ में आ रहा है या डाउट आ रहा है तो आप बता दो, तो उसके लिए फिर मैं आपको अलग से समझा दूंगी, या फिर उसके लिए हम एक दो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले आपको लगेंगे उसके ऊपर एक डिटेल वाली वीडियो बन सकती है। ठीक है, बट फॉर टुडे व्हाट वी डूइंग इज दैट हम क्वेश्चंस को समझेंगे एंड देन विल जंप ऑन द सोल्यूशन एंड वील सी व्हाट इज डन। ठीक है, अगर इसमें कोई परेशानी है या कोई डाउट है कमेंट कर देना, मैं सुन लूंगी आपकी बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1250 cc of oxygen was burned with 300 cc of ethane, C2H6. Calculate the volume of unused oxygen and the volume of carbon dioxide formed. तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले इसकी कितनी है, इसकी 2 वॉल्यूम्स है, इसकी 7 वॉल्यूम है, इसकी 4 वॉल्यूम है और इसकी नील है। अगेन, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में क्लियरली स्टीम नहीं लिखा, आप वाटर को एज लिक्विड ही कंसिडर करेंगे। अगर स्टीम लिखा है इसका मतलब वाटर आपका गैसियस स्टेट में आ रहा है, तो आप उसकी वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ अब हमसे पूछा क्या गया है, लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम नहीं होगी, आपकी कुछ ना कुछ लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन होगी, वो आपको बतानी है कितनी है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बतानी है कितनी है। सो लेट्स क्विकली लुक एट इट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, तो सबसे पहले आपकी इक्वेशन आ गई, उसके बाद आपने वॉल्यूम्स लिख दी, इसका आप नील लिख दीजिए। देन व्हाट आर वी डूइंग, सबसे पहले हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन यूज कितनी होगी। जब ऑक्सीजन ये निकल जाएगी कि कितनी यूज होगी, तो आप टोटल गिवन ऑक्सीजन जो है उसे सब्ट्रैक्ट करके आप लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली लुक एट इट। सबसे पहले क्या है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन रिएक्ट्स विद 7 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हमने देख ही लिया। 1 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्ट्स विद 7/2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब 300 सीसी ऑफ इथेन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, 7/2 टाइम्स 300 सीसी ऑफ ऑक्सीजन, तो 1050 ऑक्सीजन आपको चाहिए होगी। तो जो टोटल हमें ऑक्सीजन दी है वो दी है 1250। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 200 सीसी ऑफ ऑक्सीजन वो है जो अनयूज्ड है, लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन भी कह सकते हो। आगे बात समझ। अब उन्होंने दूसरी बात पूछी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप किसी भी चीज से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो जो ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज करी है आप उससे कैलकुलेट कर लो, वरना इथेन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के आपको एग्जैक्ट वैल्यूज पता है। अगर आपको ऑक्सीजन की पहले वाली वैल्यू होती 3, जो आपकी ये 1250 है, तो उसको यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट नहीं करते। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हमेशा कम वाली क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि कम वाली क्वांटिटी को इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि जैसे ही रिएक्शन आपका चलना शुरू होता है, कम वाली क्वांटिटी जल्दी खत्म हो जाती है या यूज अप हो जाती है, इसी वजह से वहां रिएक्शन रुक जाता है। आगे बात समझ। अब फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। सो 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक वॉल्यूम से कितना बनेगा, 4/2 बनेगा। तो 300 सीसी से कितना बनेगा, 2 × 300 मतलब 600 सीसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस हो रही है। आगे बात समझ। फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कंबस्शन ऑफ 11 liters of ethylene at 273 degree Celsius and 380 mm of Hg pressure, मतलब मर्करी प्रेशर। अब इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना, ये एक अलग सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी।
इसमें हम यूज करेंगे गैस इक्वेशन। अब ऐसा क्यों है और कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि इसमें गैस इक्वेशन लगाएंगे? तो सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है एट एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ये हमें निकालना है। पर हमें जो क्वेश्चन में समान दिया है, समान एज इन जो वैल्यूज दी हैं, जितना इथाइलिन दिया है, जितना आपको बाकी सब कुछ रिएक्शन के लिए क्वांटिटी दी है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी पे नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर दिया है 273 डिग्री सेल्सियस और ये दिया है 380 मर्करी प्रेशर, ये एसटीपी पे नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी चीज आपको कैलकुलेट करने को दी गई है वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो वो हो गया आपका नॉन एसटीपी वाला सिचुएशन। मैं आपको एक बार स्टैंडर्ड बताती हूँ कि करना क्या है। आपको हमेशा क्वेश्चन में या तो वो कोई वैल्यू देंगे और उसको पूछेंगे, मतलब आपको कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसको एसटीपी पे बताना है, या फिर आपको सब कुछ एसटीपी पे दिया होगा और दूसरी कंडीशन में कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है और ये आपका एसटीपी है। अब इस केस में आपको टेम्परेचर दे रखा है, आपको प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लोगे इन दोनों से। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे एसटीपी पे वॉल्यूम पूछी गई है कि यही वॉल्यूम एसटीपी पे क्या होगी। ठीक है, तो आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। इधर की तरफ आपके पास वॉल्यूम नहीं है, वो कैलकुलेट करनी है, और स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर हमें पता होता है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों है। तो आप गैस इक्वेशन क्या कहती है, गैस इक्वेशन कहती है P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2V2 अपॉन T2। तो आप इस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसी कंडीशन में कोई भी एक चीज गायब हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि जो आपकी कंडीशन है उसकी वॉल्यूम गायब हो सकता है कि एसटीपी की वॉल्यूम आपको दे रखी हो। सो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इन बोथ द वेज। पर सिचुएशन यही है, एक आपकी एसटीपी की वैल्यूज होंगी और एक आपकी कंडीशन की वैल्यूज होंगी, और आप दोनों को फॉर्मूला में डाल देंगे। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप P1 V1 T1 कौन सी चीज को ले रहे हो, आप एसटीपी को भी ले सकते हो या फिर जो कंडीशन दे रखी है उसको ले सकते हो। ठीक है, सिमिलर गोज फॉर P2V2 अपॉन T2। दोनों ही चीजों में समझ के चलना कि पर स्टिक टू वन फॉर्मेट। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो तो हमेशा वैसे ही करना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी दिया हो, अपने सेटअप में इक्वेशन बनाना, तभी सही होगी, वरना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे या गलत सॉल्व कर दोगे। गॉट इट? आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को देखें। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। तो 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन नीड्स 3 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। 11 liters of ethylene needs या requires 11 times 3 liters of oxygen, मतलब 33 liters of oxygen चाहिए। किस चीज में? जब आपकी कंडीशन लगी है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन लगी। अब कंडीशन क्या क्या है, T1 क्या है, डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करो। तो 273 प्लस 273 गिव्स यू 546 केल्विन। जो प्रेशर है वो दिया है 380 mm, तो ये रहा P1 380 mm। V1 आपने कैलकुलेट कर लिया 33 लीटर्स। कंडीशन वाली चीजें समझ में आ गई। अभी आपका इधर की तरफ जो है वो है एसटीपी वाली कंडीशंस। एसटीपी वाली कंडीशंस में टेम्परेचर है 273 केल्विन, P2 है 760 mm और वॉल्यूम हमें बतानी है। आ गई बात समझ? एक ही चीज मिसिंग है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2V2 अपॉन T2। उसके बाद आप इसमें सारी वैल्यूज डाल दीजिए। सो 360 इंटू 33 बाई 546, 760 टाइम्स V2 ओवर 273, और आपका आंसर V2 आ जाएगा 8.25 लीटर्स। तो जब आप लास्ट में अगर आंसर लिखोगे आप बोलोगे 8.25 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, पूछा था ना इन्होंने, ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। आगे बात समझ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड व्हेन 40 ml ऑफ मीथेन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद क्लोरीन एट एसटीपी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, एट एसटीपी पे चल रहा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ वॉल्यूम लिख लीजिए। यहाँ 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, तो ये निकालना है। एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड, ये भी निकालना है। व्हेन 40 ml ऑफ मीथेन
40 ml ऑफ मीथेन reacts completely with chlorine at STP। बहुत सिंपल सवाल है, आपको सारी चीजें दे रखी हैं, दो चीजें पूछी हैं, डायरेक्ट आप इससे रिलेट करके कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। तो 40 ml कितना देगा, 2 टाइम्स 40 मतलब 80 ml, मतलब 80 ml। फॉर 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन 2 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड। तो 40 ml मीथेन में कितना चाहिए होगा, 40 टाइम्स 2 इक्वल्स 80 ml ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़े, दोनों चीजें हो गई, क्लोरीन भी कैलकुलेट कर लिया और HCl भी कैलकुलेट कर लिया। सो दैट्स इट। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। What volume of propane is burnt for every 500 centimeter cube of air used in the reaction under the same conditions, assuming oxygen is 1/5 of the air? मतलब क्या है इस केस में? इस केस में जब आप, इन्होंने 1/5 ऑफ एयर बोला है, इसका मतलब कि जो भी आप वॉल्यूम ऑफ एयर निकालोगे रिएक्शन में से, उसका आप 1/5 कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उतना ही तो आपका ऑक्सीजन की कंटेंट है। ठीक है, तो ये इसमें ट्रिकी पार्ट है। सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड, कितना प्रोपेन हम बर्न करेंगे फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। अगर आप 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर यूज कर रहे हो तो उसका 1/5 कितना हुआ। सो 500 आप यूज कर रहे हो, उसका 1/5 हुआ 100, तो आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब आपको डायरेक्टली अपना ये कैलकुलेट करना है प्रोपेन को। सो ऑक्सीजन जब 1/5 ऑफ एयर है, 1/5 ऑफ 500 इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमने ऑक्सीजन का कंटेंट निकाल लिया, तो 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब कितना चाहिए होगा, 1/5 इंटू 100 मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। ठीक है, सिंपल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। सो ये आपका हो गया 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। ठीक है, 400 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे, 450 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ गया, ये हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब आर मिक्स्ड टुगेदर एंड इग्नाइटेड। कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स जब भी रिजल्टिंग मिक्सचर बोलेंगे ना, तो हमेशा याद रखना कि सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा रिएक्टेंट आपका बच जाए जो क्वांटिटी में ज्यादा था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप स्पेशली ये ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में से जो क्वांटिटी कम है उसको यूज करके कैलकुलेट करो, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है लेफ्ट ओवर हो। तो जब आप लास्ट में रिजल्टिंग मिक्सचर लिखेंगे तो आप लेफ्ट ओवर पूरा लिखेंगे, जो आपका प्रोडक्ट बना है उसकी भी वॉल्यूम लिखोगे, और जो भी रिएक्टेंट में से बच गया है उसकी भी वॉल्यूम लिखोगे। आगे बात समझ? चलिए, तो अब अगर आप यहां से कैलकुलेट करो तो बहुत सिंपल है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से 2 वॉल्यूम आपका NO बन रहा है। ठीक है, तो 200 से कितना बनेगा, 2 इंटू 200, तो मतलब 400 आपका वॉल्यूम चाहिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। दे रखा है आपको 450, तो 50 बच गया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपके पास बच गया। तो ये रिजल्टिंग मिक्सचर में कैलकुलेट होगा, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, अब आप उसी तरीके से अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना बना रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ NO2, तो इसका मतलब 200 कितना बनाएगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NO2। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसके अंदर 400 सेंटीमीटर क्यूब तो NO2 है और 50 सेंटीमीटर क्यूब NO है, तो कंबाइनिंग मिक्सचर टोटल 450 का है। फटाफट देख लेते हैं कि सोल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स एग्जाम में कैसे लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। आप एक ICSE के स्टूडेंट हो और यह बात आपको कभी नहीं भूलनी है कि भाई मेरे को जो भी पता है, जब तक मैं उसे सही तरीके से अपनी आंसर शीट पे नहीं लिखूंगा नंबर नहीं मिलेंगे। और ये बात मैं ज्यादा, इससे ज्यादा इम्फोसाइज नहीं कर सकती कि प्लीज अपनी बुद्धि में ये बात घुसा लो, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पता है, चाहे कितनी भी पता हो, अगर सही तरीके से आंसर शीट पे नहीं लिखी गई है तो नंबर नहीं मिलेंगे। पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, लास्ट में आंसर लिख दो, नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे।
हो सकता है आंसर सही लिखने का 1 नंबर जरूर मिल जाए, पर आपके स्टेप वाइज जो मार्किंग है सारे नंबर कट जाएंगे। फिर मत कहना मैम आपने तो बताया नहीं। ठीक है, आइए फटाफट एग्जाम के तरीके से सोल्यूशन देखते हैं। एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे? हम बड़ी सुंदरता से लिखेंगे सॉरी, हम बहुत ही सुंदर तरीके से लिखेंगे कि 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 2 वॉल्यूम्स ऑफ NO, सो 200 जो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन है वो 2 इंटू 200 हो गया, तो 400। अब रिमेनिंग NO कितनी है? 450 माइनस 400, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑक्सीजन से ही आप NO2 कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ NO2, तो 200 से बन गया 400, तो टोटल मिक्सचर हो गया 450 सेंटीमीटर क्यूब। पर लास्ट में जब आप आंसर लिखेंगे तो आप क्लियरली मेंशन करेंगे कौन सा क्या है। ठीक है, आ गई बात समझ में? फटाफट चलें क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ 6 liters of hydrogen and 4 liters of chlorine are mixed and exploded, and if water is added to the gases formed, find the volume of residual gas। अच्छा, तो अगर कभी भी आपसे ऐसा बोला जाए कि लास्ट में हमने उसमें पानी ऐड कर दिया, तो जो भी आपकी ऐसी गैसेस हैं, मान लीजिए कि HCl गैस है, पानी ऐड कर दोगे तो HCl का एसिड होगा। ठीक है, HCl एसिड बनेगा जो कि लिक्विड होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर लास्ट के स्टेप में आके पानी ऐड कर दिया गया है, प्रोडक्ट्स में जो भी गैसेस हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन बना सकती हैं या जो सॉल्युबल है पानी में, वो मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें वो बोल रहे हैं 6 liters ऑफ हाइड्रोजन है, 4 liters ऑफ क्लोरीन है और दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करोगे तो HCl की गैस बनेगी। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, H2 प्लस Cl2 को मिक्स करोगे तो HCl की गैस बनेगी, और लास्ट में अगर आपने पानी ऐड कर दिया है तो ये HCl एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, मतलब पानी हो, नॉट पानी, लिक्विड होगा स्टेट में। अब फटाफट इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब ये क्या रहे हैं? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेसिडुअल गैस। अच्छा ठीक है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि लास्ट में गैसेस बची कितनी है। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है और रिएक्टेंट भी हो सकता है। जो बची गैसेस है जरूरी नहीं होता कि प्रोडक्ट ही हो, प्रोडक्ट भी हो सकता है और रिएक्टेंट भी हो सकता है। सो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2 HCl, बैलेंस कर ली, तो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, 6 लीटर्स है इसका, 4 लीटर्स दे रखा है इसका। तो आपका सबसे पहले तो बात वही याद रखें, जो कम है उसी को यूटिलाइज करिए। ठीक है, कम कौन सी है? क्लोरीन, तो 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, तो 4 लीटर्स ऑफ क्लोरीन कितना प्रोड्यूस करेगा? 2 टाइम्स 4, 8 लीटर्स ऑफ HCl। जब आपने इसमें पानी ऐड कर दिया, व्हेन वाटर इज एडेड टू HCl गैस, इट विल टर्न इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी, इसका मतलब गैस की फॉर्म में वो बचेगी ही नहीं। आई बात समझ? अब जो हाइड्रोजन लेफ्ट बिहाइंड है, क्योंकि अगर आप देखो तो क्लोरीन अगर 4 लीटर यूज होगा, दोनों का 1:1 का रेशो है, तो आपका हाइड्रोजन भी 4 लीटर ही यूज होगा, 2 लीटर इसमें से बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन का 1:1 का रेशो है, तो जितना क्लोरीन कंज्यूम होगा उतना ही हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। तो 4 लीटर्स क्लोरीन यूज करेगा, 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2 लीटर। तो 2 लीटर आपकी हो गई रेसिड्यूअल गैस। अब आगे आ जाइए नंबर 14 पे। अमोनिया may be oxidized to nitrogen monoxide in the presence of a catalyst according to the following equation। इक्वेशन दे रखी है हमें। If 27 liters of reactants are consumed, टोटल आपका दे रखा है कि 27 liters of reactant consume हो रहे हैं, what volume of nitrogen monoxide is produced at the same temperature and pressure। मोनोऑक्साइड का प्रेशर बताना है, ये हो गया नील, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। फटाफट दोबारा रीड करें। Ammonia may be oxidized to nitrogen monoxide in the presence of a catalyst according to the following equation। If 27 liters of reactants are consumed, what volume of nitrogen monoxide is produced at the same temperature and pressure। टोटल रिएक्टेंट जो हम यूज कर रहे हैं 27 लीटर कर रहे हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी हमें निकालनी है। ठीक है, आ जाइए तो देख लेते हैं। तो अब इस केस में सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे, आप सबकी वॉल्यूम्स नीचे लिख देंगे। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है हमें? उन्होंने टोटल बताया है,
तो जब टोटल है इसका मतलब अमोनिया प्लस ऑक्सीजन को मिला के 4 प्लस 5 को मिला के 9 वॉल्यूम है रिएक्टेंट, ठीक है। तो 9 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस 4 वॉल्यूम ऑफ NO। तो 1 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस 4/9 वॉल्यूम ऑफ NO, और हमें दिया कितना है 27 लीटर्स दोनों रिएक्टेंट को मिला के। So 27 liters of reactant produce 4/9 times 27 liters of NO। इसका मतलब 12 लीटर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी, ठीक है। इसका एक और मेथड है जो कि रेशो टाइप का मेथड है। इसका मतलब सेकंड मेथड में आप रेशो लिखेंगे, जो आपकी वॉल्यूम का रेशो है 4:5 का है। 4x + 5x मिला के आपको दे रखा है 27, तो 9x हो गया 27, x हो गया 3। तो अगर 4 वॉल्यूम ऑफ NO है तो 4x 4 × 3 = 12 लीटर्स। पर इसको भी अच्छी तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा एग्जाम में विद एक्सप्लेनेशन, मतलब तरीके से लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे मैथ्स की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। पर ये भी तरीका है सॉल्व करने का, जो इजी पड़े वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड सही है। क्वेश्चन नंबर 15th, a mixture of hydrogen and chlorine occupying 36 cm³ was exploded। हाइड्रोजन और क्लोरीन में आग लगा दी गई है। ऑन शेकिंग इट विद वाटर 4 cm³ ऑफ हाइड्रोजन वॉज लेफ्ट बिहाइंड, फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। कहने का मतलब ये है, दो गैसेस को लेके मिक्स करके एक्सप्लोड कर दिया, एक्सप्लोड करने के बाद उसी के अंदर पानी डाल के मिक्स कर दिया, जो उसमें गैस बची है वो है 4 cm³ हाइड्रोजन है बस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ दो गैसेस है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों को मिला के HCl गैस बनी, ठीक है। ये जो HCl गैस है पानी मिक्स कर दिया तो ये तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड बन गया। बचा है इनके पास 4 cm³ ऑफ हाइड्रोजन इन द मिक्सचर, जो लास्ट में बचा है। तो वो पूछ रहे हैं भाई कितनी कितनी कॉम्पोजिशन में ये हमने रिएक्ट किया होगा, वो बता दो, ठीक है। सो अब मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड दोनों को मिला के जो आपका मिक्सचर है दैट इज 36 cm³, और लास्ट में जो आपका हाइड्रोजन है वो 4 cm³ भी बच गया है, ठीक है। मतलब अगर आप बहुत ही लॉजिकली तरीके से देखो तो 36 में से 4 तो बच ही गया, तो कितना बचा आपका 32, ठीक है। और क्योंकि दोनों 1:1 के रेशो में है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में 1:1 के रेशो में है, अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो दोनों के दोनों 16 आ जाएंगे। 16 हाइड्रोजन, 16 cm³ हाइड्रोजन, 16 cm³ आपकी क्लोरीन यूज हुई है। ये डायरेक्ट आपका आंसर बाय लॉजिक आ जाएगा, पर इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देख लो। सो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है 1 वॉल्यूम, क्लोरीन है 1 वॉल्यूम, XX टोटल 36 दे रखा है। सो 2x + 4 क्या हुआ, +4 है वो लेफ्ट ओवर हाइड्रोजन, ठीक है, जो लेफ्ट ओवर हाइड्रोजन है। सो x + x मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को प्लस करके प्लस जो लेफ्ट ओवर हाइड्रोजन है, तीनों को मिला के आपका आएगा 36 टोटल। तो x की वैल्यू आ गई 16। अब अगर x की वैल्यू है 16 मतलब हाइड्रोजन भी 16 यूज हो रहा है, क्लोरीन भी 16 यूज हो रहा है, और HCl की वैल्यू है 2x, तो इसका मतलब 2 × 16 32 आपकी HCl गैस निकल रही है, बट क्योंकि वो पानी से मिक्स हो रही है तो वो HCl एसिड बनेगा, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन इन द मिक्सचर कितनी 20 cm³ है टोटल। कैसे, 16 तो जो आपने कैलकुलेट करी और 4 तो बच गई थी, तो 20 है टोटल। क्लोरीन मिक्सचर में टोटल थी 16, जो HCl की गैस बनी थी वो थी 32, जो कि इवेंचुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया था। नाउ व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर containing 20% oxygen by volume will be required to burn completely 10 centimeter each of methane and acetylene। मतलब कि कितनी हमें एयर कंज्यूम करनी पड़ेगी, 20% ऑक्सीजन है उस एयर में, बट टोटल एयर कितनी है वो पूछ रहे हैं। तो इस केस में आपसे ये वाला पार्ट निकालना है, आप ऑक्सीजन निकालोगे, फिर आप उसे कैलकुलेट करोगे कि टोटल कितना होगा। अगर 20% इतना है, अगर x का 20% वो है जो आपने कैलकुलेट किया है, तो फिर आपको x कैलकुलेट करना है। मैं अभी आपको करा के दिखाती हूँ क्वेश्चन, फिर समझ में आएगा। सबसे पहले आपने पहली इक्वेशन लिखी, उसकी वॉल्यूम्स लिखी। जब भी 2-3 इक्वेशन दी गई हो कभी डरने की बात नहीं है, एक एक इक्वेशन को उठाओ, इंडिविजुअली सॉल्व करो, क्योंकि मार्क्स तो इंडिविजुअल इक्वेशन के भी हैं।
अगर टोटल फाइनल आंसर भी गलत हो जाएगा तब भी अगर 3 में से 2 इक्वेशन ठीक करी है, आधे से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। आई बात समझ? तो सबसे पहले हमने इक्वेशन उठाई। पहली इक्वेशन ने हमें क्या कहा कि अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस वाटर। अब अगर 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 टाइम्स 10, इतना आपकी ऑक्सीजन लगेगी। तो आपने पहली इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी इक्वेशन से आप ऑक्सीजन निकालेंगे, तो इसी में वही 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम रिक्वायर्स 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्स 5 टाइम्स 10 over 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 20 प्लस 25। ठीक है, अब या तो आप दोनों को कंबाइन करके फिर 20% से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो अगर हम इंडिविजुअली करें, तो अगर आपकी 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन है और ये 20% पार्ट है किसी बड़ी चीज का, मतलब x 20/100x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये कैंसिल हो गया, x इक्वल्स 100, तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यही चीज आप 25 से कर सकते हो कि अगर 20% पार्ट है किसी का, मतलब अगर 25/100 टाइम्स x इक्वल्स कितना, सॉरी 20% इक्वल्स 25, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो 125 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कैसे आएगा वो देख लो। 25 टाइम्स 5 इज 125। ठीक है, आगे बात समझ? ऑल राइट, क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। LPG has 60% propane and 40% butane. 10 liters of this mixture is burnt. Calculate the volume of carbon dioxide added to atmosphere. मतलब हमें टोटल जो आपकी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले दोनों एक एक करके इक्वेशन को उठाएंगे, उनमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर एट द एंड हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। सो पहली इक्वेशन पिकअप करते हैं। पहली इक्वेशन में आपके आ गया प्रोपेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, अब जो प्रोपेन है वो 60% ऑफ 10 लीटर्स। ठीक है, तो 60% ऑफ 10 लीटर्स कितना हुआ आपका? 6 लीटर्स। तो 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन प्रोड्यूसेस 3 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो 6 लीटर्स ऑफ प्रोपेन है वो कितना प्रोड्यूस करेगा? 3 टाइम्स 6, 18 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात समझ, पहला इक्वेशन हो गया। फिर सेकंड के लिए ब्यूटेन की बात हो रही है। सो अब पहले 40% ऑफ 10 लीटर्स क्या है, क्योंकि टोटल मिक्सचर 10 लीटर्स दे रखा है। तो ब्यूटेन अगर 40% है तो कितना हुआ? 40/100 इंटू 10, मतलब 4 लीटर्स ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन 60% था, ब्यूटेन 40% है ऑफ व्हाट? ऑफ 10 लीटर्स। तो ब्यूटेन आपने निकाल लिया कि 4 लीटर्स होगा। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम इक्वेशन में डालेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि अब उन्होंने हमें ब्यूटेन बता दिया कि ये 4 लीटर्स है हमारे पास, और अब हमें ये निकालना है। कैसे निकलेगा? 2 वॉल्यूम्स ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूसेस 8 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूसेस 8/2, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गेट 16 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब अगर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कितनी है, तो दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो बड़ी सुंदरता से आपका आंसर आ जाएगा। 18 प्लस 16 गिव्स यू 34 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करने की इच्छा हो, प्लीज अपनी नॉट इक्वेशन, अब इस वीडियो को वहां पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और उसके बाद रिज्यूम करें, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी। जिस स्टूडेंट को अभी तक न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस कर लेना। इनिशियली 5-5 करके क्वेश्चन सॉल्व करो, कोशिश करो, फिर समझो, फिर अगले 5 ट्राई करो। ठीक है, आई बात समझ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कलेक्टेड है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है एट STP व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन इज इग्नाइटेड।
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन एट एसटीपी इन ओरिजिनल मिक्सचर। इसका मतलब आपको इन दोनों का वॉल्यूम्स निकालना है कि कितना यूज हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिख देंगे 2 वॉल्यूम, यहाँ पे लिखेंगे 5 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम और यहाँ पे नील। अब 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन, सॉरी 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन। तो 1 वॉल्यूम कितने में से बनेगा? 2/4 वॉल्यूम। तो 200 कितने में से बनेगा? 2/4 टाइम्स 200 मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दूसरी चीज के लिए भी यही करना है। दूसरा है आपका ऑक्सीजन। तो अगर 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से बनता है तो 200 से कितना चाहिए होगा? तो 200 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 5/4 टाइम्स 200 ऑक्सीजन चाहिए होगा, विच इज नथिंग बट 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। यू हैव कलेक्टेड 2 liters of carbon dioxide, 3 liters of chlorine, 5 liters of hydrogen, 4 liters of nitrogen, 1 liter of SO2. Under similar conditions of temperature and pressure, which gas sample has the greatest number of molecule? तो भाई under same pressure and molecule, sorry, under same pressure and temperature, सारी ही टाइप की गैसेस में अगर आप सेम वॉल्यूम ले रहे हो, मान लो 1-1 लीटर ले रहे हो सबकी, तो सब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। पर अगर कंडीशन वगैरह सब कुछ सेम है और किसी भी गैस का आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दोगे, तो उस केस में उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। सो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इन द वन जो सबसे हाईएस्ट है क्वांटिटी में, मतलब 4 liters ऑफ नाइट्रोजन। द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें होंगे जो सबसे कम है वॉल्यूम में, मतलब 1 liter ऑफ SO2। अब जस्टिफाई और आंसर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ओह 4 लीटर से भी ज्यादा यहाँ पे मैंने ये मिस कर दिया, हाइड्रोजन है, 5 liters हाइड्रोजन है। ओके, so according to Avogadro's law, equal volumes of gases contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure. This means more volume will contain more molecules and the least volume will contain least molecule. जिसकी वॉल्यूम जितनी ज्यादा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, जिसकी वॉल्यूम जितनी कम उतने कम मॉलिक्यूल्स। आगे बात समझ, गाना समझ में आ गया? अब देख लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर हो गया 5 लीटर, दूसरे वाले का हो गया 1 लीटर। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। द गैसेस नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आर कलेक्टेड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। The following table gives the volumes of gases collected and the number of molecules X in 20 liters of nitrogen. You are to complete the table giving the number of molecules in the other gases in terms of X. अच्छा, ओके। सो अगर आपका नाइट्रोजन और अमोनिया आपका x है, मतलब 20-20 है, तो 20 इक्वल्स टू x। तो जो क्लोरीन है वो x/2 हो जाएगा क्योंकि वो 20 का हाफ है। तो ये हो गया आपका x/2 और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो x/4 हो जाएगा। सो लेट्स सी। हाँ, सो दैट्स इट, इसमें तो यही होगा। और कुछ बताना है? नहीं, इन टर्म्स ऑफ x ही बताना है, सही है ये। उसके बाद नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। If 150 cc of gas A contains X molecules, how many molecules of gas B will be present in 75 cc of gas B? The gases A and B are under the same conditions of temperature and pressure. Let me see if we are missing anything more. Okay. Okay. अगर 150 cc of gas A contain X molecules, ठीक है। अब अगर आपने 150 को हाफ कर दिया, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, आपने 150 को हाफ किया तो आपके पास 75 बना, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसके मॉलिक्यूल्स को हाफ कर दोगे तो x/2 बना। तो इसी वजह से जो उन्होंने बी का पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो x/2 होंगे। नेम द लॉ ऑन विच अबव प्रॉब्लम इज बेस्ड, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। उसके बाद जो आपके इनिशियल क्वेश्चंस है ना, ये स्टेट वाले, ये तो डायरेक्टली ही आपके गिवन है, इसीलिए मैंने इनके आंसर्स नहीं लिखे हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद स्टेट गेल-यूसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो आप डायरेक्ट लॉ लिखेंगे दोनों में, एवोगाड्रोस लॉ।
ये आपकी नोट, मैंने नोट्स में भी है, मतलब जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, उसमें भी है और आपकी बुक में भी है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइचियोमेट्री, वो भी है। डिफाइन एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस, स्टेट द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये भी है उसमें। डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रोजन N2 and 2N, ओके, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इनके लास्ट वालों के आंसर्स देख लेते हैं। सो मैंने आपको ये तो बता दिया था क्वेश्चन वन, क्योंकि क्वेश्चन वन बहुत ही डायरेक्ट है, पर जो इसका सी पार्ट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन N2 and 2N, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ बता दिया है। मतलब क्या है, टू 2N का मतलब है कि 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। N2 का मतलब है कि वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म में है, मतलब दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड फॉर्म किया गया है, ठीक है। सो वही यहाँ पे लिखा है। सो 2N मीन्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, N2 मीन्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल। नाउ N2 shows that 2 नाइट्रोजन आर बॉन्डेड, ठीक है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है, जो कि इस केस में कोवलेंट बॉन्ड होता है, एंड इट बिकम्स नाइट्रोजन गैस, वेयर एज जो 2N है डज नॉट शो एनी बॉन्ड, एंड वो बस इतना ही बताता है कि 2 नाइट्रोजन एक साथ है, ठीक है। अब N2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, अगर आप N2 को किसी साथ रिएक्ट करना चाहते हैं तो यू विल बी रिएक्टिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस, कोई पर्टिकुलर रिएक्टिव आपका दूसरा कंपाउंड होना चाहिए वे XYZ, but in itself nitrogen is a stable molecule, whereas 2N is a nascent nitrogen, individually exist कर रहे हैं साथ में and has no stability, ठीक है। अब वापस आते हैं इस पे। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके आंसर्स मैं आपके डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, मैं एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। आप एक बार आंसर फ्रेम करिए, अगर आपको डाउट है अपने आंसर में या चेक करवाना है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे ईमेल कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल चेक योर आंसर। बट इस क्वेश्चन को एक बार अपनी तरफ से अटेम्प्ट करना टू आंसर इट, मतलब आंसर जो मैं बता रही हूँ टू फ्रेम द आंसर वेल। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन is twice the number of atoms in the same volume of helium at the same temperature and pressure। अब अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर दो गैसेस हैं, दोनों की वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे, करेक्ट। पर जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो H2 बनता है, ठीक है, H2 बनता है। तो H2 का मतलब क्या है कि दो एटम एग्जिस्ट करेंगे एक साथ। तो अगर आपकी वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है, मान लीजिए दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। पर इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। अब जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो एटम्स हैं, इसी वजह से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स डबल होंगे कंपेयर टू हीलियम, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन स्टेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस द प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड आल्सो बी मेंशन्ड। इसका रीजन ये है कि जब आपकी एक सर्टेन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रेशर पे, डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों में कोई भी वेरिएशन आता है डायरेक्टली आपकी वॉल्यूम इम्पैक्ट होती है, इसी वजह से आपका टेम्परेचर और प्रेशर साथ में मेंशन होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑल्दो आई डोंट थिंक दिस इज इन द सिलेबस, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि छोटा सा ही क्वेश्चन है। इन्फ्लेटिंग अ बलून सीम्स टू वायलेट बॉयल्स लॉ। सो द आंसर इज कि जब आप एक बलून को इन्फ्लेट करते हो और बलून के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम अंदर क्रिएट होती है, तो वो बॉयल्स लॉ को वायलेट नहीं करती, क्योंकि बॉयल्स लॉ एक डेफिनेट मास के ऊपर डिपेंड करता है या डेफिनेट मास के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, और एक बलून के अंदर यू हैव अ डेफिनेट मास, यू हैव प्रेशर, यू हैव टेम्परेचर, एवरीथिंग, सो नो बॉयल्स लॉ इज नॉट वायलेटेड। सो ये आपके एक्सरसाइज 3A। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने पूरी एक्सरसाइज कवर अप करी है, सारे न्यूमेरिकल्स कवर करे हैं, थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बट मेन फोकस आज था न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो लास्ट के 3 आंसर्स थे, आप उनके आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करिए एंड गेट देम करेक्टेड फ्रॉम मी। और करेक्शन करने के लिए यू कैन सेंड मी ऑन माई ईमेल, दैट इज psclassesicsc@gmail.com। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिसका आंसर सही होगा आई विल पिन इट ऑन द टॉप एंड यू विल गेट अ करेक्टेड आंसर बैक एज वेल। So this is it for today. In the next session we'll move ahead with the topic, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं इस साल, and if there is any other queries you can always reach out to me. So this is it for today and we'll catch up in the next session.
Thank you so much. I hope you have a wonderful day.